नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नो नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट में सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे, फिर हम प्रस्तावना देखेंगे, मौर्य काल के अध्ययन के क्या क्या स्रोत हैं, मौर्य राजवंश उत्पत्ति और विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इनके बारे में देखेंगे। साम्राज्य का निर्माण देखेंगे किस प्रकार हुआ, अर्थव्यवस्था देखेंगे, व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार था, अर्थशास्त्र और सप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन और जिला और ग्रामीण स्तर पर किस प्रकार का प्रशासन था वो देखेंगे। लास्ट में समाज देखेंगे। उद्देश्य, इस यूनिट को हम क्यों पढ़ रहे हैं। प्रथम अखिल भारतीय राजनीति की शुरुआत के संबंध में तथा मौर्य और उनके विशाल क्षेत्र की संचालन प्रक्रिया को जानने के लिए मुख्य रूप से इसको अर्थव्यवस्थाओं की क्या प्रकृति उसके बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में सारी चीजें जानने के लिए इसको पढ़ रहे हैं। उनकी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार थी वो देखेंगे। प्रस्तावना, नंदू के उत्तराधिकारियों यानी मौर्यों के अधीन मगध का विकास अपने चरम पर पहुंच गया था। इकाई में मुख्य ध्यान मौर्य काल के राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं पर होगा। इस वीडियो में मैं आपको हाईलाइट करके कुछ चीजें बता रहा हूँ, आपको उन्हीं चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। पूरा पढ़ना है तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। मौर्य काल के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत मेगस्थनीज की इंडिका है। मेगस्थनीज सेल्यूकस का दूत था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान राजधानी पाटलिपुत्र का दौरा किया था। एक अन्य लोकप्रिय स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। विष्णुगुप्त या चाणक्य के अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री थे। उत्तरकालिक पुराणों में वर्णित राजाओं की सूची में मौर्यों का उल्लेख मिलता है। काल के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत निसंदेह अशोक के शिलालेख है, यानी अशोक के जो शिलालेख हैं वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। उनके बारे में उनसे जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। ये लेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में तथा कभी कभी खरोष्टी लिपि में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में, यानी जो उत्तर पश्चिम भाग है वहाँ पर खरोष्टी लिपि में है, बाकी जगह प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक ने स्वयं इन शिलालेखों में धम्म लिपि यानी धर्मपरायणता के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, जो निम्न प्रकार से हैं। 14 प्रमुख शिलालेख हैं, 2 अन्य शिलालेख यानी कलिंग शिलालेख हैं, 2 लघु शिलालेख हैं, 7 स्तंभ शिलालेख यानी प्रमुख शिलालेख हैं, लघु स्तंभ शिलालेख हैं, बेराट स्थान का शिलालेख, 2 लघु स्तंभ शिलालेख, गया बिहार के करीब बराबर पहाड़ियों पर उत्कीर्ण शिलालेख लिखे गए हैं। प्रमुख शिलालेख और स्तंभ शिलालेख की विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं, जिनमें मामूली बदलाव है। लघु शिलालेखों को पुराने शिलालेखों में माना जाता है। इसके बाद प्रमुख शिलालेख एवं स्तंभ शिलालेख इसके बाद में आए हैं। ये मौर्य के आहत सिक्कों का भंडार है, यानी आहत करके ठप्पा मार के जो सिक्के बनाए जाते थे वो सिक्के हैं उस टाइम पर। चांदी से बने आहत सिक्के ज्यादातर मौर्य काल के दौरान जारी किए गए थे। मौर्य के आहत सिक्कों में एक रूपता है, ज्यादातर सिक्के केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हैं, यानी चांदी के सिक्के बने हैं और सिक्कों में एक रूपता है। जैसे आज के सिक्के होते हैं एक जैसे होते हैं, उस टाइम पर भी लगभग एक जैसे सिक्के बने थे और ज्यादातर सिक्के केंद्रीय प्राधिकरण यानी सेंटर के द्वारा ही जारी किए जाते थे। ये भी हम देखें मौर्य साम्राज्य में जो शिलालेख थे वो कहाँ कहाँ थे या मौर्य साम्राज्य कितनी दूर फैला हुआ था, ये आप देख सकते हैं। मेजर रॉक शिलालेख और माइनर रॉक यानी छोटे लघुस्तंभ शिलालेख, पिलर, ये पिलर शिलालेख, ये इसकी बाउंड्री है कहाँ तक था। तो मौर्य साम्राज्य आप देख सकते हैं यहाँ तक फैला हुआ था, ऊपर मौर्य साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। और ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से शिलालेख हैं, राउंड वाले, स्क्वायर वाले, ट्रायंगल वाले, अलग अलग। पाटलिपुत्र के बुल्दीबाग स्थल पर मौर्य कालीन अवशेष, लकड़ी के खंभों की पंक्ति। और ये 16.3 पाटलिपुत्र के कुम्हरार में स्तंभित होल के मौर्य कालीन खंडर, स्तंभ पे होल बनाया गया था उसका खंडर है ये। मौर्य राजवंश उत्पत्ति और विस्तार, मौर्य साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, जिन्होंने 21 से 324 BC में नंदवंश को उखाड़ फेंका था। पुराणों के अनुसार मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा, यानी मौर्यों ने संवत 187 से 185 BC तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मुद्रा राक्षस ने उन्हें निम्न जाति का बताया। विष्णु पुराण के टीकाकार गुंडी राजा के अनुसार चंद्रगुप्त नंदवंश था, जो नंद राजा स्वार्थ सिद्ध एवं मूरा शिकारी की बेटी की संतान था। मूरा का पुत्र होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। जैन लेखक हेमचंद्र द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखित पुस्तक में चंद्रगुप्त को मोर पकड़ने वाला कबीले मयूर पोषक के प्रमुख के पोते के रूप में वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त ने 500 युद्ध साथियों को सेल्यूकस को उपहार में दिया था। संधि के तहत यूनानियों और भारतीय लोगों के बीच अंतर्जातीय शादी के अधिकारों को भी स्वीकार किया। चंद्रगुप्त ने न केवल उत्तर पश्चिम पर बल्कि गंगा के मैदानों, दक्षिणी भारत और दक्कन पर भी नियंत्रण स्थापित किया है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोल में स्थित भद्रबाहु गुफा, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, ये भद्रबाहु गुफा है जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। प्लूटार्क ने लिखा है कि सेंड्रोकोटस ने 6 लाख पुरुषों की सेना के साथ पूरे भारत पर शासन किया।
चंद्रगुप्त का शासन लगभग 24 वर्षों तक रहा था। उसके बाद आते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था, जिसने 297 से 276 बीसी के बीच शासन किया। महाभाष्य के अमित्रघट शत्रुओं का नाश करने वाला को चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में बताया गया। बिंदुसार को अपने विरासत में मिले विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने का श्रेय जाता है। बिंदुसार के काल का चांदी का सिक्का। बिंदुसार के शासनकाल में पश्चिम एशिया के यूनानी शासकों के साथ राजनयिक संबंध जारी रहे। उसके बाद आता है अशोक। 1837 तक अशोक के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसी वर्ष जेम्स प्रिसप ने एक ब्राह्मी लिपि में लिखित शिलालेख में देवनाम पियदशी देवताओं का प्रिय नामक राजा का उल्लेख की ओर ध्यान आकर्षित किया। 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को उत्तराधिकारी बनाया गया। अपने पिता के शासनकाल के दौरान उसे तक्षशिला और उज्जैन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। बिंदुसार की तरह अशोक को भी विरासत में उपमहाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा साम्राज्य के रूप में मिला। उसके पड़ोस का एकमात्र महत्वपूर्ण क्षेत्र कलिंग, आधुनिक उड़ीसा, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, जिसके कारण अशांत रहता। 260 बीसी में उग्र अभियान के परिणाम स्वरूप अंततः अशोक ने कलिंग को अपने नियंत्रण में ले लिया। कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर विनाश ने राजा को पश्चाताप से भर दिया था। अशोक स्तंभ वैशाली बिहार में है। कलिंग युद्ध में वृहद स्तर पर हुए निर्दोषों के खून से सनी जीत ने अशोक को अंदर से मर्माहित कर दिया। पश्चाताप स्वरूप उसमें बौद्ध धर्म के प्रति रुचि विकसित हुई और उसने रूपांतरण की यात्रा शुरू की। अशोक के साम्राज्य की सीमा का पता उसके शिलालेखों के प्रसार से लगाया जा सकता है। मौर्य साम्राज्य ने उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान में कंधार तक विस्तार किया। पूर्वी सीमा में वह उड़ीसा तक फैला हुआ था। दूर दक्षिण को छोड़कर शेष उपमहाद्वीप मौर्य शासन के तहत था। दक्षिण में चोल और पांड्य शासन था, जहां बाद में केरल पुत्रों और सत्यपुत्रों ने शासन किया था। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। मौर्य राजवंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था, जिसे 187 बीसी में उसी के सैन्य कमांडर पुष्यमित्र ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। साम्राज्य का निर्माण। पारंपरिक दृष्टिकोण से मौर्य साम्राज्य एक एकीकृत नौकरशाही साम्राज्य लगता है। ऐसे साम्राज्य की विशेषता है उसका शक्तिशाली राजा, जो अपने सैन्य पराक्रम से राज्य में शांति और सामंजस्य स्थापित करता है। सम्राट अपने सहयोगियों को साथ लेकर तथा दुश्मन राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध कायम कर अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। मौर्य क्षेत्र में गैर स्वदेशी और साथ ही विभिन्न भाषाई समूह सहित विभिन्न जातीय समूह शिलालेख कम से कम 3 भाषाओं प्राकृत, ग्रीक और अरमेक में पाए जाते थे। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक और ब्राह्मणवादी प्रथाओं, आजीविकवाद और छोटे पंथों सहित कई धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का प्रचलन था। राज्य और साम्राज्य में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य मौजूदा संसाधनों में अधिकतम लाभ खींचता है, जबकि साम्राज्य अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के लिए संसाधनों के पुनर्गठन का प्रयास करता है। मौर्य साम्राज्य के मामले में राज्य ने धन की नीति के माध्यम से सांस्कृतिक एकरूपता का प्रयास किया था। अभी देखेंगे मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी। 6ठी शताब्दी बीसी के समय में शहरीकरण में वृद्धि के साथ साथ कृषि का नियंत्रण विस्तार हुआ। तकनीक रूप से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था मजबूत पायदान पर थी। अर्थशास्त्र में लिखा है कि कृषि योग्य भूमि का निर्माण कर उसे विकसित करने हेतु उस क्षेत्र में शूद्रों को बसाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद बंदी बनाए गए 1,50,000 नागरिकों को गहन श्रम वाले कृषि कार्य में इस्तेमाल किया गया था। शूद्रों को आवंटित ऐसी भूमि सीता भूमि कहलाती थी। इस प्रकार लोहा और जनशक्ति जैसे 2 कारकों पर नियंत्रण में मौर्य साम्राज्य ने एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। व्यापार और वाणिज्य। मौर्य साम्राज्य का व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार का था। मगध राज्य के निम्नलिखित 2 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था: व्यापार और वाणिज्य का विस्तार, नए शहरों और बाजारों की स्थापना। मौर्य राजाओं द्वारा यूनानियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करके बिंदुसार और अशोक ने व्यापार संबंधों में सुधार किया था। मौर्य काल के दौरान कुशल कारीगर एक संघ का हिस्सा थे। इसमें जाने माने कारीगर, धातुविद, बढ़ई, कुम्हार, चमड़े के काम करने वाले, रंगकर्मी, कपड़ा बनाने वाले आदि शामिल थे। जैसे कि हथियार बनाने वाले, जहाज बनाने वाले, पाषाण निर्माता आदि को नियोजित किया था। उन्हें करों के भुगतान में छूट दी गई थी, क्योंकि उन्हें राज्य को अनिवार्य श्रम सेवाएं प्रदान की थी। मौर्य साम्राज्य में शहरीकरण का विस्तार सुदूर पश्चिमी और मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों और दक्षिण तक हुआ था। गृहपति समृद्ध बन गए और ग्रामीण बस्तियों में काफी विस्तार हुआ। व्यापारियों, सौदागरों और अधिकारियों द्वारा नगर आबाद किए जाने लगे। इस अवधि के शहरी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख पहलू नकदी में लेन देन के लिए धातु से बने सिक्के का व्यापक उपयोग था। अधिकारियों के वेतन का भुगतान नकद में किया जाता था।
अर्थशास्त्र और सप्तांग सिद्धांत। अर्थशास्त्र पहला दक्षिण एशियाई ग्रंथ है जो राज्य के मूल सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। वह 7 घटक तत्वों का वर्णन करता है। सप्तांग सिद्धांत के 7 तत्व स्वामी, राजा, अमात्य, मंत्री, मित्र और उसके लोग, दुर्ग, एक किले वाली राजधानी, कोष, कोषागार, दंड, न्याय, बल, मित्र, सहयोगी। ये सप्तांग सिद्धांत के 7 भाग हैं, 7 तत्व हैं। स्वामी यानी राजा। स्वामी कौटिल्य के अनुसार राजा का भाग्य उसकी जनता के साथ निकटता से जुड़ा था। यदि राजा उड़ावान होगा तो उसकी प्रजा भी उड़ावान होगी। इसके विपरीत यदि वह आलसी है तो उसकी जनता परम आलसी होगी तथा साम्राज्य पर बोझ होगी। इस प्रकार कौटिल्य ने सतर्क, मेहनती और समझदार राजा की वकालत की है। अशोक ने शिलालेख 1 और 2 में लिखा है कि मेरे राज्य की सारी प्रजा मेरे पुत्र समान है। अमात्य। अमात्य एक व्यापक शब्द है जिसमें सभी राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारी, परामर्शदाता और विभिन्न विभागों के कार्यकारी मुख्य शामिल थे। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के परामर्श निकायों की चर्चा है। पहला निकाय मंत्रियों का एक छोटा सलाहकार निकाय था तथा दूसरा निकाय विभाग के सभी कार्यकारी प्रमुखों का एक बड़ा निकाय था जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार प्रशासन में पुरोहित यानी शाही पुजारी एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। जनपद साम्राज्य के मान्यता प्राप्त सीमा क्षेत्र को जनपद कहा जाता था। जनपद राजा के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत था। दुर्ग इसे किला भी कहा जाता था जिसका साम्राज्य की सीमा क्षेत्र को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण स्थान था। दुश्मनों के हमले से राज्य की रक्षा एवं राज्य के प्रमुख आर्थिक एवं प्रशासनिक केंद्रों का दुर्ग में स्थित होना महत्वपूर्ण था। किले में सबसे बड़ा राजधानी शहर है जो राज्य के लिए एक प्रशासनिक, आर्थिक एवं सैन्य केंद्र के रूप में संचालित होता था। दुर्ग के अंदर अनाज और आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित भंडारण किया जाता था। कौटिल्य ने किले के पास सैनिकों को तैनात करने का भी सुझाव दिया। उनसे 4 प्रमुख भागों पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथियों के साथ एक स्थायी सेना का भी उल्लेख है। दंड न्याय स्थापित करने में प्रयुक्त बल को ही दंड कहा जाता है। कौटिल्य के अनुसार सजा की प्रकृति न केवल अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर निर्भर करती थी बल्कि अपराधी की जाति पर भी निर्भर करती थी। एक ही अपराध के लिए उच्च वर्णों को हल्की सजा का प्रावधान था। अशोक के शिलालेखों में राज्य की न्यायिक जिम्मेदारियां शहर के महामात्यों के पास थी। शिलालेख में महामात्यों से आग्रह किया जा गया कि वह निष्पक्ष होकर यह सुनिश्चित करें कि राज्य की जनता को पर्याप्त सबूतों के बिना कैद या दंडित न किया जाए। इसका मतलब यह निकला कि उसने दंड में जाति भेद को समाप्त करते हुए यह लागू स्थापित किया था। मित्र राज्य के राजनीतिक सहयोगियों को मित्र कहा जाता है। कौटिल्य ने विभिन्न नीतियों और रणनीतियों को सूचीबद्ध किया जिसे राजा परिस्थितियों के अनुसार अपना सकता था। जैसे यदि दुश्मन शक्तिशाली है तो शांति, संधि यानी संधि, कमजोर है तो विग्रह, शत्रुता। अन्य विकल्पों में सैन्य अभियान या दुश्मन के साथ सहयोग बनाकर एक साथ हमला करना शामिल था। अशोक ने सीमावर्ती क्षेत्रों और पड़ोस के राज्यों में धम्म और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए विशेष मिशन भेजा। प्रशासन मौर्य साम्राज्य एक विशाल क्षेत्रीय इकाई थी। साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना को कई अंगों में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक अंग का प्रत्येक शासन राजकुमार, कुमार के तहत था। शिलालेखों में 4 प्रांतों जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, उत्तर प्रांत जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, पश्चिम प्रांत जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, पूर्व प्रांत जिसकी राजधानी थी तोसाली। साम्राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रादेशिक कहा जाता था। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में न्यायिक अधिकारी राजूक थे। उन्हें न्यायिक कार्यों के साथ साथ अक्सर राजस्व के मूल्यांकन का भी कार्य करना पड़ता था। अब देखेंगे हम केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। राजा, मंत्रिपरिषद, शहर प्रशासन, सेना, जासूसी नेटवर्क, कानून, न्याय, लोक कल्याण। राजा को मानक ग्रंथों में प्रधानता दी गई है। अर्थशास्त्र में राजा को प्रशासन का प्रमुख केंद्र माना गया है। राजा का काम राजकोष की रक्षा, प्रजा की सुरक्षा करना, लोगों के कल्याण व देखभाल कर अपराधियों को दंडित करना आदि है। ग्रंथों में राजा के कुछ महत्वपूर्ण गुण ये हैं: उच्च परिवार में जन्म, राजाओं और अधिकारियों को नियंत्रित करने की क्षमता, तेज बुद्धि, सत्यवादिता और धर्म पालन करने वाला। राज्य की प्रजा के साथ पितातुल्य व्यवहार करने के कारण अशोक का एक आदर्श राजा के रूप में जाना जाता है। उसने अपने को देवनाम्प्रिय यानी देवताओं का प्रिय घोषित किया था। मंत्रिपरिषद अर्थशास्त्र एवं अशोक के ग्रंथों में भी मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। राजा द्वारा मंत्रिपरिषद के लिए छोड़े गए महत्वपूर्ण मामले पर अपनी राय दे सकते थे, फिर भी परिषद को तुरंत अपनी राय राजा तक पहुंचानी पड़ती थी। परिषद की प्राथमिक भूमिका सलाहकार की थी। राजा का निर्णय सभी से अंतिम होता था। भावी मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यता निर्दिष्ट थे।
ये योग्यताएं थी। उन्हें धन का लालच नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के दबाव में आगे नहीं झुकना चाहिए, उससे सर्वपद शुद्ध, सभी से शुद्ध होना। शहर प्रशासन, नगर परिषद को 6 उप परिषदों या समितियों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। पहली समिति यह उद्योग और शिल्प की देखभाल करती थी। दूसरी समिति, यह समिति विदेशियों की देखभाल करती थी। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कार्य इस समिति के जिम्मे था। चौथी समिति, यह समिति व्यापार और वाणिज्य में देखभाल करती थी। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं की निरीक्षण, उनकी बिक्री का प्रावधान तथा नए और पुराने सामान की गुणवत्ता एवं कीमत निर्धारण का कार्य इसी समिति के जिम्मे था। छठी समिति यह बेची हुई वस्तुओं पर कर एकत्रित करती थी। 1/10। सेना, मौर्यों के पास एक विशाल सेना थी। उसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, रथ, परिवहन, बेड़े आदि शामिल थे। कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ में एक स्थायी सेना के 4 मुख्य विभागों पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथियों के बारे में लिखा है। इनमें से प्रत्येक डिवीजन को एक कमान अधिकारी के अधीन रखा गया, जिन्हें क्रमशः प्रत्याध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष और हस्ताध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। अब यह जासूसी नेटवर्क, जासूसों को मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों पर नजर रखने, नागरिकों के राज्य के बारे में विचार पता करने, विदेशी राजाओं के रहस्यों को जानने का कार्य था। यह तत्कालिक मामलों की सूचना सीधे राजा को देते थे। इसके 2 प्रकार होते थे, स्थिर संस्था और गुमंतु संचार। अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्त सेवा का प्रमुख समाहर्ता कहलाता है। कानून एवं न्याय, अर्थशास्त्र के विभिन्न अपराधों के लिए कई तरह के दंडों में जिक्र है। उन्हें विवाह उल्लंघन से संबंधित कानून, तलाक, हत्या, चोरी, मिलावट, गलत वजन आदि का उल्लेख किया है। विवादों को निपटाने और अधिकारियों को दंडित करने के लिए विभिन्न प्रकार की अदालतें थी। राजा सर्वोच्च न्यायकर्ता एवं धर्मधारक होता था। शिलालेख 1 में उल्लेख है कि राजा द्वारा हर 5 साल में एक सज्जन अधिकारी को, जो न ज्यादा कठोर हो न ज्यादा निष्ठुर हो, को न्याय संबंधी कार्यकलाप का निरीक्षण के लिए अधिकृत किया जाता था, जो अपनी रिपोर्ट समय से राजा को प्रस्तुत करेगा। लोक कल्याण, राजा द्वारा सिंचाई को सर्वोपरि माना गया है। सिंचाई के साधनों और जल संसाधनों के प्रकारों को संरक्षण दिया गया था और इसे क्षति पहुंचाने वालों को दंडित किया जाता था। चंद्रगुप्त के समय में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। जरूरतमंदों को चिकित्सा, उपचार एवं दवाएं उपलब्ध कराई जाती थी। अशोक ने आह्वान किया कि राज्य में अनाथ, बूढ़ी महिलाओं की देखभाल की जानी चाहिए। नागरिकों को अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान की जाती थी। जिला और ग्राम स्तरीय प्रशासन, अर्थशास्त्र के अनुसार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। कुछ गांवों को मिलाकर एक जिला, कई जिलों को मिलाकर प्रांत बनाया गया था। हर जिले के लिए एक कर संग्रह भी था। ग्राम स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्राम प्रधान का था। जिला स्तर पर प्रशासन चलाने के लिए सूचीबद्ध अधिकारी होते थे, जो प्रादेशिक राज्यों का और युक्त कहलाते थे। अधिकारियों को भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन, पर्यटन और निरीक्षण, राजस्व संग्रह तथा कानून और विधि व्यवस्था बनाए रखना आदि कार्य की जिम्मेदारी थी। गांव में अधिकारियों के रूप में नियुक्ति स्थानीय लोगों को ग्रामीण कहा जाता था। गोप और स्थानिका 2 प्रकार के अधिकारी थे, जो जिला और ग्राम स्तर की प्रशासनिक इकाइयों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। इन अधिकारियों की उपस्थिति के बावजूद गांव के लोग अपनी निजी मामलों का कुछ हद तक स्वयं निपटारा कर स्वायत्तता का आनंद लिया करते थे। भू राजस्व 2 प्रकार का था, बलि और भाग। कर का निर्धारण भूमि के उत्पादन के 1/4 से लेकर 1/6 होता था। बटाईदारों को कृषि योग्य भूमि के साथ साथ बीज, बैल आदि उपलब्ध कराए जाते थे तथा किसान द्वारा राज्य को उपज का आधा हिस्सा कर के रूप में चुकाना होता था। मैक्सनीज ने यह भी माना कि सभी भूमि राजा की है। इन लेखों में भूमि का जिक्र है, जिसे सीता कहा जाता था। अर्थशास्त्र में कृषि के एक सीताध्यक्ष, अधीक्षक का उल्लेख किया गया है, जो सीता भूमि की खेती का पर्यवेक्षण करते थे। मौर्य राज्य में शेष भूमि, जिसे जनपद प्रदेश के रूप में जाना जाता है, संभवतः निजी कृषकों के अधीन थी। दास कर्मकारों के द्वारा श्रम उपलब्ध कराया जाता था, जिसे दास व किराए के श्रमिक कहा जाता था। अर्थशास्त्रों की विभिन्न श्रेणियों में मजदूर, बंधुआ मजदूर और दास शामिल थे। अब देखेंगे हम समाज किस प्रकार का था। मैक्सनीज और बाद के यूनानी लेखकों ने मौर्य काल में भारतीय समाज का वर्णन 7 अलग अलग समूह, दार्शनिकों, कृषकों, शिकारियों, चारवाहों, कारीगरों और व्यापारियों, सैनिकों, अवेक्षकों यानी जासूसों और राजा के परामर्शदाता के रूप में किया है। मैक्सनीज ने नोट किया कि इन समूहों के व्यवसाय वंशानुगत प्रकृति के थे। समूह के बीच अंतर्व्यय की अनुमति नहीं थी। मैक्सनीज के अनुसार भारत में उच्च स्तरीय सामाजिक स्थिति के लोग थे, जिन्हें दार्शनिक, परिष्कार दार्शनिक कहा जाता था। स्ट्रैबो ने उन्हें
दो समूह में विभाजित किया, ब्राह्मणेज यानी ब्राह्मण और गार्मनेज यानी श्रमण। दूसरी श्रेणी के बारे में मैक्सनेज लिखते हैं कि एक खेती करने वालों का समूह सबसे बड़ा था। मैक्सनेज द्वारा उल्लेखित तीसरी श्रेणी शिकारी और चारागाहों की है। शिकारी और संग्रहकर्ता अवांछित जानवरों और शिकारियों का शिकार करते थे तथा पर्यावरण संतुलन में वाहक थे। गांवों के भीतर भी जानवरों के पालन पोषण जैसी गैर कृषि गतिविधियों का पालन किया जाता था। मैक्सनेज का चौथा समूह गैर कृषि गतिविधियों, कारीगरों और व्यापारियों से संबंधित है। ग्रीक लेखकों का सुझाव है कि सभी कारीगरों टेक्निताई को राज्य द्वारा नियोजित किया गया था और करों का भुगतान करने में छूट दी गई थी। स्ट्रोबे के अनुसार स्वतंत्र कारीगरों के अलावा शस्त्र बनाने वाले व जहाज निर्माता राज्य द्वारा नियोजित थे और उन्हें वेतन का भुगतान किया जाता था। यूनानियों द्वारा नोट किया गया पांचवा समूह सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा समूह था। मौर्यों के पास एक बड़ी सेना थी। प्लिनी के अनुसार सेना में 700 हाथी, 1000 घोड़े और 80,000 पैदल सेना शामिल थे। सेना के साथ घनिष्ठता से जुड़ा छठा समूह था अवेक्षक यानी जासूस या निरीक्षक। ग्रीक लेखों के अनुसार ये सबसे भरोसेमंद व्यक्ति होते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। मैक्सनेज द्वारा उल्लिखित अंतिम समूह राजा का परामर्शदाता होता था। यह समूह संख्या में सबसे छोटा था। इसमें सेना के जनरलों, राजस्व प्रमुखों आदि सहित विभिन्न क्षेत्र के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया था। भारतीय स्त्रोतों में इस समूह के निकटतम समकक्ष अमात्य या मंत्री होते थे। हालांकि मैक्सनेज को लगता था कि भारत में गुलामी की कोई अवधारणा नहीं है। एक व्यक्ति या तो जन्म से गुलाम हो सकता है, स्वेच्छा से खुद को बेचकर, युद्ध में कैद होने से या न्यायिक सजा के परिणाम स्वरूप। उस काल में विष्टि नामक एक कर का भी भुगतान श्रम के रूप में किया जाता था। कौटिल्य ने भी इसे विभिन्न प्रकार के दासों का वर्णन किया है। सारांश, अब लास्ट में इस यूनिट का पूरा सार देखेंगे। क्या सार है? मौर्य काल ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना देखी। इतने बड़े साम्राज्य के लिए शासन की नई रणनीतियों की आवश्यकता थी। मौर्यों के दिन स्थापित प्रशासन की जटिल प्रणाली सफलताओं के नियम का आधार बनी। अशोक 26 सैन्य महत्वाकांक्षाओं को त्यागने और अपने आध्यात्मिक पक्ष की ओर मुड़ने के लिए जाना जाता है। उसने धर्म को बढ़ावा देने का फैसला किया। धर्म यानी धर्म जो बुद्ध की शिक्षा में उनकी प्रेरित करता है। मौर्य शासन के तहत पूर्ववर्ती शताब्दियों में कृषि विस्तार और शहरीकरण की सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाएं जारी रही और शहरों, व्यापार और मुद्रा अर्थव्यवस्था में और वृद्धि हुई। हालांकि अशोक के बाद साम्राज्य में तेजी से गिरावट देखी गई। अगली इकाई में हम इस राज्य की ऊंचाई और उसके बाद की गिरावट की करीब से व्याख्या करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे। थैंक्स, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इग्नू के दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम